लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका आज, कल उसका आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं ये वादा है, ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया आपके विचार हैं। इसी पर मुझे भी एक शेर याद आता है भाई साहब, अगर शेरो शायरी चल रही है तो अपन भी भाई साहब, अगर आप शेर हो तो अपन सवा शेर हैं। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में एक नेतृत्व की जरूरत होती है। जब अगर एक नेतृत्व की जरूरत होती है तो नेतृत्व की जरूरत में यह होता है कि एक राजा मिले। और अगर आपने ये देखा होगा उस समय जो केवल राजा था, उस समय था नेता बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर कहता कि हाँ हाँ भाई साहब, मैं करूंगा नेतृत्व, तुम क्रांति करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। जब बहादुर शाह जफर भी उस आंदोलन के अंदर आता है तो बहादुर शाह को वहां से पकड़ कैद करके आपको यह दूसरी जगह उसको नजरबंद करके डाल दिया जाता है। तो जब यह किया जाता है तब बहादुर शाह जफर, अब अगर आप देखोगे उत्तर पूर्वी मुगल काल देखोगे तो आपको कोई ऐसा राजा मिलेगा नहीं कि जिन्होंने कोई इतना महान काम किया हो। पर आप यह देखो कि उस समय बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य का एक लोता, जो लास्ट वाला जो अंतिम शासक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुगल साम्राज्य का साम्राज्य खत्म कर दिया था। आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा। मैं भी दोस्तों पहले पीएससी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने भी मेंस दिया है 2 बार, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो उसके अंदर मतलब जब बहादुर शाह जफर को वहां पर बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और ये कहा गया कि ये देश जो आजादी मांग रहा, अगर आपने आजादी का बोला तो तेरा तो मर जाएगा सीधा। तो भाई साहब वो डर गया, बोले नहीं भाई साहब अपन ऐसा कुछ नहीं। पर उसने डरा नहीं, उसने बोला नहीं मैं खड़ा रहूंगा। तो उस समय बहादुर शाह जफर ने, जो देश के उस समय क्रांतिकारी थे, तात्या टोपे थे, नाना साहेब थे और महारानी लक्ष्मीबाई थी, मंगल पांडे थे, जो अपने देश के लड़ रहे थे, देश को आजादी चाह रहे थे कि देश को आजाद करवाए। उस समय जो पेशवा का जो साम्राज्य था और महारानी लक्ष्मीबाई, जिसके आपने वीर गाथा हर एक बच्चों के मुंह से जानी होगी, सुनी होगी दोस्तों, कि क्या वीरांगना ने जन्म लिया था। तो जब बहादुर शाह जफर को बंद कर दिया जाता तो बहादुर शाह एक लाइन बोलता है बहुत जबरदस्त, जो अपने दिल को छूती है। वो कहता है कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदक तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ते लंदक तक जाएगी भाई साहब तेग हिंदुस्तान की। इसका मतलब यह है कि जो ये अन्याय आप सह रहे हो हम पे, ये जो वो कहा ना कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक जाएगी तेग हिंदुस्तान की। तो भाई साहब उस बुरे व्यक्ति के द्वारा बुरा जो शेर हो गया था उस समय, बहादुर शाह जफर जो राजा था मुगल काल का, तब उसके जो कथन थे वो कथन सुन के उस देश के नौजवानों के बीच वो ऊर्जा जागी। और आप देखो 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद हर बार आंदोलन चालू हो गए कि नहीं अब तो अंग्रेजों को यहां से जाना ही पड़ेगा। वो बात अलग है कि उन्होंने उसके बाद बक्सर बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते हैं वहां पे, पर वो बात अलग थी जब वहां पर बहादुर शाह जफर ने बात कही थी। और देखो दोस्तों उसके बाद भी हमें एकजुट होकर लड़ने के लिए 90 साल संघर्ष करना पड़ा। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 का इतिहास ना कोई भूला है और ना कभी भूल पाएगा। पर हां, उस समय जब देश को जरूरत थी तो यह उस समय का मुझे याद है, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया होगा, पर मुझे अच्छा लगता था जब हम पीएससी पढ़ते थे और जब इतिहास के बारे में पढ़ते थे और जानने का प्रयास करते तो काफी अच्छा लगता था। तो ऐसा रहा है भाई साहब। और मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह को जो फांसी है दोस्तों, अगर मान लो उनको जो है ना 24 तारीख डिसाइड हुआ था 24 तारीख को देना, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन लोगों ने यह किया भाई साहब कि उनको 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी और 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी। और भगत सिंह को मैं आपको बता दूं, भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह ने अपने लोगों को कहा था कि जब तुम आओ तो मुझे लेनिन क्या बुक लेके आना। वो लेनिन की बुक पढ़ रहे थे और जब वहां पे जल्लाद जाता और बोलता कि अब तुम्हारा समय हो गया, तो बोलता कम से कम वो किताब तो पढ़ लेने दो, क्या अब ये भी नहीं करने दो। मतलब भगत सिंह शहीदों में शहीद, मतलब लाजवाब उम्दा यार भाई साहब। एक तरफा जब उनको वहां पर ले जाया गया तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर, उस जेल के अंदर, लाहौर की जो सेंट्रल जेल थी उसके अंदर कई कैदी थे। तो वहां पर कैदियों ने यह कहा कि जो भगत सिंह का रूम है उसके अंदर जो कपड़े मिल जाए, जूते मिल जाए, वो आप हमको दे दो निशानी के तौर पे। तो अंग्रेज लोग क्या करते हैं, उसको भी नष्ट कर देते हैं। और केवल आप यकीन मानोगे केवल 2 चीज मिलती वहां से लोगों को, एक भगत सिंह का कंगा और दूसरी भगत सिंह की कलम। एक भगत सिंह का जो कंगा, जिससे कंगी करते थे भगत सिंह, वो, और दूसरा मिलता है वहां पर उसकी कलम। तो वही एक प्रतीक
एक पवित्र प्रतीक माना जाता है उस समय कि कोई भगत सिंह की चीजें, और जिस रास्ते से उनको ले जाना था, पहले इन्होंने सोचा सतलज नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार करेंगे, पर ये लोग फिर रावी नदी के किनारे पर उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और एक दिन बाद जब और हाँ, मैं आपको यह बात आप जान के ताज्जुब में होगी कि अगर मान लो जिस व्यक्ति की डेथ है, जिसको मौत की सजा, फांसी की सजा सुनाई दी गई, उसका वजन कम हो जाएगा, पर मैं आपको बात बता रहा हूं कि जब उन लोगों ने उनका वजन किया था तो वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के वजन बढ़े हुए प्राप्त पाए गए थे, और पहली बार ऐसा हुआ था। और जिस जल्लाद ने वहां पर उनको जो मौत के घाट उतारा तो उन्होंने ये कहा कि मैंने सजा तो बहुत सारों को दी है, और आज मौत खुद इनके सामने यार शर्मिंदा हो गई कि मैं किस व्यक्ति को मौत दे रहा हूं। और जब वहां पे पुलिस अधिकारी था, उससे कहा गया कि इनकी लाश को पहचानो, उसने लाश को पहचानने से मना कर दिया। नहीं, बोले भाई साहब अपन लाश को नहीं पहचानेंगे। और आपको यह जान के आश्चर्य होगा दोस्तों कि जब उन्हें फांसी दी गई तब उनका मुंह खुला था, अन्यथा देखना फांसी दी जाती है तो गर्दन पे काला कपड़ा डाल के उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हंसते हंसते फांसी पर झूले। और वो भगत सिंह से पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो कहता कि मेरा नहीं, मैं अपनी मां से एक वादा करके आया था कि जब मैं फांसी के फंदे पर जाऊंगा तो उस समय मैं एक ही बात बोलूंगा साथियों। तो उस समय जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले होते हैं, जब जल्लाद वहां से नीचे की सीढ़ी हटाता है जो तख्ता, तब भगत सिंह एक ही बात बोलते हैं, भाई साहब वो बोलते जो मैंने मेरी मां से वादा किया मैं वो वादा आज पूरा करूंगा। और उस समय वो बोलते हैं इंकलाब जिंदाबाद। ये इंकलाब था, ये इंकलाब था, ये समर्पण था, ये त्याग था भगत सिंह का एक देश के लिए, एक देश के प्रति। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जो योद्धा जिन्होंने जन्म लिया और इस देश को आजाद करवाने में अपने बलिदानों को हंसते हंसते त्याग दिया, ये वही वीर योद्धा थे दोस्तों, जिनकी वजह से आज हम आजादी को महसूस कर पा रहे हैं। और आपको यह जान के आश्चर्य की बात होगी दोस्तों कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यह घोषणा करती है कि हमने विधिवत हमने इनका अंतिम संस्कार कर दिया, आप यकीन नहीं मानोगे, जब इनको जलाया जा रहा था रात की 10 बजे की बात है, जिस रास्ते से ले जाना था वहां से नहीं ले गए, वहां पे फिर ये दूसरे दरवाजे के माध्यम से गाड़ी के द्वारा एक दीवार तोड़ के इनकी बॉडी को ले जाया जाता है। और रावी नदी के तट पे जब इनको जलाया जाता है दोस्तों वहां पे, तो इनके आधे जले शरीर को ही छोड़ के भाग जाते हैं लोग। वहां के जो लोग रहते हैं जिनको पता चलता कि नहीं यार ये तो शहीद भगत सिंह था, वो लोग जाके उनका अंतिम संस्कार करते और ये कहते हैं कि इन अंग्रेज कुत्तों ने उन व्यक्तियों के शरीर को भी कम से कम जलाया तो होता ढंग से। इतना अन्याय इतना अन्याय। और भाई साहब आपको ये जान के ताज्जुब की बात होगी कि जो भी क्रांतिकारियों के द्वारा कदम उठाए गए थे, आपको यह आश्चर्य लगेगा जान के कि जब चंद्रशेखर आजाद, जब अल्फ्रेड पार्क ने जब जिनकी डेथ हुई थी, आपने सुना होगा अल्फ्रेड पार्क के अंदर वो खुद को गोली मार लेते, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे रहते हैं, जहां पर उनकी डेथ बॉडी के पास जाने से अंग्रेज डरता। क्यों? क्योंकि एक विशालकाय शरीर वाला व्यक्ति, एक आजाद, चंद्रशेखर आजाद जब वहां बैठा रहता है, अपने को गोली मार के जब अंतिम सांस ले चुका होता है, तब अंग्रेज वहां नहीं जाते हैं। और वो जो पेड़ होता है दोस्तों, उसको एक पवित्र पेड़ माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। पर आपको ये जान के दोस्तों बहुत बुरा लगेगा कि आजादी के बाद उस पेड़ को कटवा दिया गया। क्यों? क्योंकि शहीदों की एक भी निशानी नहीं होना चाहिए दोस्तों, उस वृक्ष को कटवा दिया गया। और आपको यह जान के भी दोस्तों आपका खून खोल उठेगा कि जो हमारे शहीद और जो हमारे क्रांतिकारी रहे दोस्तों, आज टॉपिक से थोड़ा अलग भटक गया हूं पर आपको बात बता रहा, जो क्रांतिकारी रहे, मैं जहां रहता हूं मैं आपको वहां की बात बता रहा। मैं छोटी उम्र का, कोई इतनी बड़ी उम्र का नहीं, पर मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा जब चंद्रशेखर आजाद की कुटिया को तोड़ के भाई साहब जब उन्होंने सीमेंटेड कुटिया बनाई। अब मेरे को यह बताओ, क्या यह उसकी निशानी थी? क्या चंद्रशेखर आजाद जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी कुटिया को तोड़ के वहां पे छत वाली कुटिया बनाई गई? मुझे यह बनाओ, क्या वहां पर वो ऐसी कुटिया में रहे होंगे? जो वास्तविकता थे उस वास्तविकता को सरकार ने रखा नहीं और उसकी कुटिया को पूरा ध्वस्त किया गया। यह कहीं ना कहीं अपने आप में एक लज्जा वाला प्रश्न था साथियों कि हम हमारे देश के जो वीर शहीद रहे हैं, हम उनकी धरोहर को यार संभाल के नहीं रख सकते हैं? क्या इतने बुरे थे वो लोग कि आज भी हम ये देखते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद मिलेगा तो मूंछों पर एक ताव रहेगा, हाथ में बंदूक रहेगी। हाथ में बंदूक का मतलब क्या शिक्षा देना चाहते हो? पर इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ और सोचते हैं। पर जब तक इस देश में शहीदों के बारे में नहीं बताया जाएगा तब तक नहीं सीखा जाएगा।
उधम सिंह के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, जतीन दास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो क्रांतिकारी रहे उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आज कहां है, हम पढ़ ही नहीं रहे भाई साहब। क्रांतिकारी है ही का सिलेबस के अंदर है ही नहीं, मिलता ही नहीं। वो तो भला हो कि कुछ समय पहले भाई साहब भगत सिंह की एक कहानी होती थी कि हंसते हंसते झूल गया फांसी पर वो मस्ताना था, कुछ ऐसी कहानी थी, वो स्टोरी थी, भगत सिंह मस्ताना था, तो वो याद है, बाकी इसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आता है दोस्तों। तो पर यह है दोस्तों कि मैंने आपको ये बात बताई, हाँ आपका समय जरूर लिया है, पर यह मेरे जो दिल में लगता है मैं वो बोल देता, क्योंकि मेरे को सही दो। और देखो भाई साहब एक ही बात जानता हूं, आसान है लिखना वतन के लिए, कभी सीखो मिटना वतन के लिए। तो मेरा यही कहना है कि आप और हमारी कथनी और करनी में मैं आज YouTube चैनल पे खड़ा होकर बड़ी बड़ी फेंक सकता हूं कि यार ये करो वो करो, पर आपसे पहले मुझे भी ये काम करना है, देश सेवा। और देश सेवा के लिए आपसे जो बन पड़े, जागरूकता, आप लोगों को कैसे जागरूक कर सकते करो, आप क्रांतिकारियों को पढ़ो, क्रांतिकारियों ने सभी को पढ़ो। आप अगर आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा। दयानंद सरस्वती को पढ़ो, ये विद्याचंद सागर को पढ़ो आप, क्योंकि उन्होंने भाई साहब जो पहला अगर आप कहोगे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी बहुत बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन राय को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, ये चीजें हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और यही प्रेरणा तो हमें चाहिए कि हम आगे बढ़े जीवन में, कहीं वाद विवाद करें हम। हमारी बहनें दुर्गा देवी जी, उनको पढ़िए आप, वादेदार बंधु जो रहे उनको पढ़िए आप। तो ऐसे कहीं कहीं कितने ही ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना सावित्रीबाई फुले, जैसे आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, सावित्रीबाई फुले के बारे में, मतलब क्या गजब की लेडी यार। और उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ उसके पहले भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि सावित्रीबाई फुले एक ऐसी पहली महिला शिक्षक है, भारत की पहली महिला शिक्षक है जो गांव गांव बस्ती बस्ती जाकर लोगों को शिक्षा देती थी। और हां, कभी भी सिंगल कपड़े लेके नहीं जाती थी, वो 2 जोड़ी कपड़े लेके जाती थी। क्यों? जब वो जाती थी उस समय से, तो उस समय वर्ण व्यवस्था इतना बेकार था कि वो भले ब्राह्मण परिवार से थी पर जाती थी जिन क्षेत्र में पढ़ाने, जो निम्न वर्गीय लोगों को पढ़ाने जाती थी, तो ये कहा जाता लोग कोई अंडा फेंक रहा उसके ऊपर कोई कीचड़ फेंक देता था, तो हमेशा वो एक साड़ी एक्स्ट्रा रखती थी, वो कपड़े वहां पे चेंज करके फिर उन लोगों को पढ़ाना चालू करती थी। तो ये ऐसा था। और पहली बार आप पढ़ोगे कभी सावित्रीबाई फुले जी को, तो दोस्तों पहली बार आपको ये ध्यान रखोगे कि पहली बार किसी लेडी ने किसी लड़के के ऊपर तमाचा मारा था, तब से उनका रास्ता रोकना बंद कर दिया था। तो ये ज्योतिबा फुले आपने पढ़ा होगा, जिनकी पत्नी रही है सावित्रीबाई फुले, काफी समाज सेवी रहे हैं। कभी आपको समय मिले तो पढ़िएगा, अन्यथा आप तो अपना पढ़ ही रहो। चलो अब अपन लौट जाते हैं यहां पे। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था, इंकलाब जा नारा था। अरे वाह क्या बात है, हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था।